हजरात, भारत में भीड़ तंत्र ऐसा है कि मुसलमानों को मारने के लिए, अल्पसंख्यकों को मारने के लिए कानून की, न्यायपालिका की जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हैं आप बस भीड़ इकट्ठा कीजिए और मुसलमानों को कानून एक तरफ फेंक कर कत्ल कर दीजिए। हजरात, अगर बहुसंख्यक समाज का कोई अपराधी होता है तो बुलडोजर नहीं चलता है, तो उस पर कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई होती है तो ठंडी कार्रवाई होती है। वही अपराध मुसलमान करे तो उसके घर पर बुलडोजर चलता है। 2000 हिंदू समुदाय, बहुसंख्यक समुदाय उसके घर पर जाकर हमला करते हैं, मस्जिद में आग लगा देते हैं, मुसलमानों के घरों पर हमला करते हैं। अब आप कहेंगे भाई अपने मन से आप कैसे कह रहे हैं? तो आप ये जो दंगे फसाद का वीडियो देख रहे हैं जरा ध्यान से देख लीजिए। 2000 लोगों ने मुसलमान इलाकों में जाकर तबाही मचाई है। तेलंगाना में आसिफाबाद के जैनूर गांव में 2000 से ज़्यादा लोगों की भीड़ ने मुसलमानों की दुकानों को लूटा, मकानों में आग लगाई, गाड़ियों और मस्जिद पर हमला किया। हमलावरों ने दुकानों और मकानों के साथ मस्जिद में भी घुसपैठ करके तोड़फोड़ मचाई, कुरान पाक की तौहीन करी और वाहनों को क्षतिग्रस्त करके आग लगा दी। वजह क्या है? ये जो आप तमाम तबाहियां देख रहे हैं उसकी वजह यह है कि एक ऑटो ड्राइवर पर आदिवासी लड़की के साथ रेप करने का आरोप लगा था। आरोपी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने को लेकर आदिवासियों ने बंद का ऐलान किया था और जैनूर गांव में घुस मुस्लिमों की प्रॉपर्टी तोड़फोड़ मचाते हुए हमला कर दिया। देखिए, आदिवासी लोग बेचारे ये कभी इस तरह के काम करते नहीं हैं। हाँ, वो मांग जरूर कर रहे थे कि भाई जिसने ये अपराध किया है उसको गिरफ्तार किया जाए, लेकिन जब वो सड़कों पर आए तो फिर वो 2000 लोग कौन थे, कहाँ से आए थे, किस पार्टी ने भेजे थे कि उन्होंने जाकर फिर उपद्रव मचा दिया। और फिर उसके बाद इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं जिसने पूरे इलाके में दंगा मचा दिया। वक्त रहते वहाँ पर प्रशासन आया, लेकिन जब तक सब कुछ तबाह हो चुका था। देख लिया दोस्तों, भाई भीड़ तंत्र है आज। अब ये मैं बोलता हूँ, ये दिखाता हूँ तो कईयों को लगता है कि मैं मुसलमानों को भड़का रहा हूँ। नहीं भाई साहब, ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, मुसलमान इसी लायक हैं। ठीक है, अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहता हूँ कि मुसलमानों जागो, तो इसका मतलब ये नहीं कि हथियार ले लो तुम। कभी भी मैंने बोला है कि मुसलमानों जागो, तो जागने का मतलब ये कहा है आगे कि भाई आप शासन प्रशासन को समझो, कानून संविधान न्यायपालिका को समझो। हमारे पढ़े लिखे मुसलमान आगे आएँ, FIR करवाएं, संविधान का इस्तेमाल करें, कानून को समझें, न्यायपालिका का रुख करें। सत्यमेव जयते। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता, लोगों को लगता हो पता नहीं मैं क्या भड़का रहा हूँ। और वो तो छोड़ो, गैरों को नहीं लगता, हमारे अपने मुसलमान लगता है यार रजा भाई तो भड़काते हैं। अरे गधो, भड़का नहीं रहा हूँ मैं, तुम्हें खुलकर समझा रहा हूँ। लेकिन समझ में क्यों आएगी? जब दिल में दुनिया की मोहब्बत है और दिल में तुम्हारे डर खौफ बैठा हुआ है सामने वाले का, तो भाई तुम्हें यही लगेगा कि अगला इंसान भड़का रहा है। आर्यन मिश्रा, वो हिंदू लड़का बेचारा जिसको सर में गोली मार दी गौ रक्षकों ने, और उसका बाप रो रहा है, आज माँ रो रही है, और गौ रक्षा के नाम पर एक हिंदू बच्चा मारा गया। हरियाणा का मामला, उनकी माँ का एक वीडियो सामने आया है, दिल को फाड़ रहा है उनका बयान। और देखिए, जब अपना मरा तब समझ में आया कि हिंदू मुसलमान करना गलत है। आर्यन मिश्रा की माँ कह रही हैं कि मुसलमान समझ के क्यों मार दिया? मुसलमान होना अपराध है क्या? मुसलमान हमारे भाई नहीं है? सुनिए, मुसलमान समझ के गोली में, मुसलमान का इंसान नहीं है। मुसलमान समझ के रोड चल रहा है, बेगुनाह मुसलमान फैमिली लेके चल रहा है, कैसे चला? क्यों मुसलमान को मार दिया? जो कोई गुनाहगार होगा उसी को मारने का हक है, वो भी गोली मारने का हक नहीं है। पुलिस को बताओ क्यों मारेंगे मुसलमान को? मुसलमान हमारे भाई नहीं है क्या? कितने मुसलमान है पड़ोस में, वो हमारे रक्षा करते हैं, भाई हैं, बहन मानती हूँ मैं। सर बस यही हमारी रिक्वेस्ट है, आप जितना हमें न्याय चाहिए। 1984 में इंदिरा को गोली लगी। ठीक इसी तरह से आर्यन मिश्रा जी के पिताजी जो हैं, उन्होंने कहा कि मेरी मुलाकात कातिलों से हुई। मैंने उनसे सवाल किया कि मेरे बच्चे को गोली क्यों मारी, तो कहा कि हाँ मुसलमान समझ के गोली मार दी।
और फिर पत्रकार ने आगे पूछा कि फिर और क्या बातें बताई, तो आर्यन मिश्रा के पिता ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि देश में दंगा फसाद हो। कातिलों ने बहुत खतरनाक और बहुत ज़्यादा कुछ बोला है देश के बारे में, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता, मेरा बच्चा तो गया, मैं और नहीं चाहता कि कोई और बच्चा जाए। यानी आर्यन के पिता ने उस गौ रक्षा दल के आतंकवादियों से कुछ ऐसी बातें सुनी कि अगर वो कह देंगे तो देश में दंगा होगा, फसाद होगा, और गौ रक्षा दल के नाम पर ये जो आतंकी संगठन बने हुए हैं, इनका असल मकसद खुल जाएगा। तो जब आप उनसे मुलाकात हुई तो आपने कहा कि मेरे बेटे को गोली क्यों मार दी है? तो उन्होंने कहा कि मैं मुसलमान समझ के गोली मार दिया। कहा है बात, लेकिन ये हिंदुस्तान में बहुत कुछ कहा है इसके बारे में, लेकिन मैं नहीं चाहता कि पूरे भारत में महायुद्ध हो जाए, क्योंकि मेरा बेटा गया और मेरे भाई बहन बेटे हैं हिंदुस्तान में, हम नहीं चाहते किसी से महायुद्ध हो जाए। उन्होंने और क्या कहा? नहीं, ये नहीं बता सकता जी, मेरा बेटा तो गया और साहब भाइयों को मैं नहीं चाहता कि कल को कुछ और हो जाए, ये बात नहीं बताऊंगा जी, और ना बोलूंगा। जब अंकल उन्होंने कहा कि हमने मुसलमान होने के शक में उसको गोली मारी है, हम ये नहीं, तो फिर आपने नहीं हम ये कुल नहीं कह सकते, बता सकते सर। हाँ, बहुत कुछ कहा, देश के बारे में कहा, लेकिन हम नहीं कह सकते। आपने उनसे क्या कहा कि ठीक है तुमने मेरे बेटे को सुनो, मैंने ये कहा कि गोली मेरे बेटे सिर्फ क्यों मारी गई, मैंने ये कहा बाद में। उसके बाद गोली गलती से छटक के लग गई है। मैंने कहा गोली चलो एक लग गई छटक के, दूसरी गोली क्यों मारी और किसी क्यों नहीं मारी? कह रहे वो मुझे नहीं पता गोली किसने मारी। बस सोचिए फिर माहौल क्या होगा और मुसलमानों के खिलाफ कितने बड़े षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। वहीं मेरे दोस्तों, बुजुर्ग को मुंबई के अंदर ट्रेन में मारने वाली भीड़ का चौथा आतंकवादी तस्वीरों में देखिए गिरफ्तार कर लिया गया है। हजरत मोहतरम 2 दिन की कस्टडी में इसको भेजा गया है। बुजुर्ग व्यक्ति को इन्होंने बुरी तरह से पीटा था। ये तमाम वो गुंडे मवाली हैं जो कि पुलिस की भर्ती की परीक्षा के लिए एग्जाम देने जा रहे थे। आरोपी सुरेश यादव जो चौथा आरोपी है, पुलिस ने इसको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया है। मैं तमाम हिंदू भाइयों से यह अपील करूंगा कि नफरत का साथ छोड़ दीजिए। नफरत सिर्फ हमें नुकसान नहीं दे रही है, नफरत आपको भी नुकसान दे रही है। नफरत ने आपके दिलों को सियाह कर दिया है और सियाह दिल में कभी प्रभु श्री राम वास नहीं करते। काला जो दिल हो जाता है वो कभी सुकून से नहीं रहता। मैं अपील करूंगा सरकार से हाथ जोड़कर कि जो भी इस हमले में बुजुर्ग व्यक्ति को मारने में शामिल थे और जो पुलिस की भर्ती के लिए परीक्षा देने जा रहे थे, उनको परमानेंटली ब्लैकलिस्ट कीजिए कि कम से कम वो कोई सिविल सर्विस ना दे सके। मॉब लिंचिंग के खिलाफ सख्त कानून बनाए जाएं कि अगर कोई मॉब लिंचिंग करता है या कोई खतरनाक दंगों में शामिल होता है तो वो परमानेंटली ब्लैकलिस्ट हो और उसकी नौकरी न लगे। इससे मोदी सरकार को फ़ायदा ही होगा, क्योंकि मोदी सरकार वैसे भी नौकरी नहीं दे पा रही है। और हकीकत यह है कि अगर मोदी जी सही समय पर मुसलमानों को छोड़ दीजिए, हिंदू बेरोजगार युवाओं को ही नौकरी दे देते तो आज मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करने वाला कोई ना होता। हजरात मोहतरम, माहौल इतना टॉक्सिक और जहरीला कर दिया है कुछ संगठनों ने। बोलूँगा तो कहेंगे कि रज़ा भाई भड़का रहा है। क्या कहूँ फिर मैं कहूँ कि बहुत संगठनों ने, कुछ हिंदू समुदाय के लोगों ने बहुत खूबसूरत देश का माहौल किया हुआ है। जी हाँ, इतना खूबसूरत माहौल किया हुआ है कि आपके पड़ोस और मोहल्ले में अगर कोई हिंदू आपका जानने वाला है तो आपके दिल में ये खबर सुनने के बाद डर पैदा हो जाएगा। हर इलाके में हिंदू संगठन, बजरंग दल और फलाना दल मौजूद हैं और इस दल से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति है। परिवार में अगर 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, तो एक व्यक्ति हिंदू समुदाय का, परिवार का इस संगठन से जुड़ा हुआ है। अब मोहल्ले में आप चलते हैं, सलाम दुआ करते हैं, हाय हेलो रखते हैं, दोस्ती भी रखते हैं। और ऐसे में अगर हिंदू कोई दोस्त, आप मुसलमान हैं, आपको फ़ोन करके बुलाया तो आप जाएंगे, क्योंकि वो आपका मित्र है, जानने वाला है। जहाँ पर आपको बुलाया है वहीं पर वो 50 लोगों को बुलाकर आपकी पिटाई करवा दे इस बिना पर कि आप मुसलमान हैं, तो फिर देश बताइए कितना टॉक्सिक हो गया है।
ये गुंडागर्दी कितनी बढ़ चुकी है। यूपी के पीलीभीत में इस व्यक्ति को जो आप मौत के मुंह में देख रहे हैं, जो बोल भी नहीं सकता और जिसकी शक्ल मैं आपको क्लियर दिखा भी नहीं सकता, बुरी तरह से घायल है। पीलीभीत में मुस्लिम युवक चंगेज खान पर हिंदू चरमपंथी संगठन बजरंग दल के 50 से 60 सदस्यों ने पूरी प्लानिंग के तहत हमला कर दिया और हालात बेकार कर दिए। दोस्तों, चंगेज खान के एक दोस्त ने, हिंदू दोस्त ने फ़ोन करके बुलाया। जब ये वहाँ पहुँचे तो हिंदू संगठन के वहाँ 50 से 60 लोग मौजूद थे। पहले चंगेज खान को बुरी तरह से पीट दिया और फिर पेट में चाकू मार दिया। उसके बाद उनके हाथों की उंगलियां तोड़ दी और सर और नाक तोड़ दी। अब आप चंगेज खान का बयान सुनिए। चंगेज हाँ, ये जो तुम्हारे साथ घटना हुई है कल, किस टाइम हुई थी? 9 बजे के क्या आसपास। सुबह 9 बजे, शाम? रात 9 बजे के आसपास। तो वहाँ तुम क्या कर रहे थे रात में 9 बजे? मैं अपने घर पे जा रहा था दुकान बंद करके, अच्छा। और अनमोल ने मुझे फोन करके बुलाया। कौन अनमोल? ये पंकज कॉलोनी में रहता है, अच्छा। जान पहचान है मेरी। उसका अच्छा। फोन आया कि भैया आपसे मिलना है। मैंने कहा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। मैं वहाँ पहुँचा, मैं कोल्ड ड्रिंक पी रहा था बस, अच्छा। और पीछे से 50-60 लोग बजरंग दल के आए और वो चाकू, छुरी, रॉड, डंडा लेके मेरे ऊपर चलाने लगे। अच्छा, मेरी सर पे मारा। तुम्हें सर पे मारा? तुम्हें तो किसी चीज होश ही नहीं रहा, क्या हुआ क्या नहीं। इसमें जो मेन बंदा था वो था संजय मिश्रा, धीरज, दीपक, राजू राठौर, अभिषेक और भी कई लोग थे जिसके नाम मुझे नहीं पता है। अनमोल, जतिन। तो तुम्हें कैसे पता यही लोग थे? जानता हूँ मैं अच्छी तरह से इन्हें। अच्छा। हाँ, तुम बता रहे थे गाड़ी में ले गए थे? फिर मुझे, हाँ, इन्हें मारा बहुत। कितनी देर तक मारा तुम्हें? कम से कम 20 मिनट तक इन्होंने मेरे ऊपर लाठी डंडे चलाए। फिर मुझे जबरदस्ती गाड़ी में उठा के डाल के और जंगल में लेके गए। अच्छा, कौन हाँ। कौन लेके गया था गाड़ी में? जतिन, यही लोग थे जो मैंने बताए हैं नाम। और फिर गाड़ी में असला भी था, इन्हें मेरे ऊपर असला भी रखा है। अच्छा। सब कुछ ये तो मार ही देते मुझे। जब प्रशासन पुलिस के इनके पास कॉल जाने लगे तब ये मुझे वापस लेके आए। अच्छा, तो क्या क्या किया गाड़ी में तुम्हारे साथ? मेरी फिंगर तोड़ी है। फिंगर कौन सी तोड़ी है तुम्हारी? अल्लाह अकबर। अब मैं कुछ बोलूँगा, मुसलमान हमारे जब बोलेंगे भाई यार आप भड़काते हो, और यहीं पर मैं बोलता हूं कि कानून का इस्तेमाल करना चाहिए। मुसलमानों को आगे आ जाना चाहिए, मुसलमानों को जागना चाहिए। मुसलमानों को जगाने की बात मैं हथियार उठाने के लिए, दंगा मचाने के लिए नहीं कह रहा हूं। जाहिल आदमी अपने जहालत वाले दिमाग से ही बातों को समझता है। ऐसी भीड़ मौजूद है आज जो सेकुलरिज्म के नाम पे चाहते हैं कि भाई ये बंदा बोले ही ना, ये पिटते रहें, ये बोले ही ना। वो यूट्यूबर, तथाकथित यूट्यूबर जो कि अवार्ड लेने के शौकीन हैं कि हम तो अवार्ड लेंगे जी, हमें तो, वो हमें ज्ञान दें और आपको ज्ञान देंगे कि भैया ऐसा है, ये बात मत बोला करो, ऐसे सख्त जुमले मत बोला करो। हमारी ही कौम के लोग आपको कहते हैं कि यार रजा गराफी तो बड़ा खतरनाक बोलता है और बड़ा खुल के बोलता है यार, इससे तो भाई साहब बड़ा डर लगता है। सच बोल रहे हैं हम अपनी कौम के लिए, अल्पसंख्यकों को बचाने के लिए, अपने देश में शांति लाने के लिए, और डर भी वही रहे हैं जिनको बचाने के लिए मैं बोल रहा हूं। तो इससे अच्छा तो फिर भाई वही हुआ, अपने घर का वीडियो बनाओ, ब्लॉग बनाओ। क्या हमारी खाला ने आज क्या पहना है, हमारी गर्लफ्रेंड आज क्या पहन के घूम रही हैं। आज दोस्तों देखिए, मैंने पीले रंग की टट्टी हगी है, आइए आज मैं इसकी खुशबू सूंघ के बताता हूँ। यही सब लोगों को यूट्यूब पर पसंद आ रहा है। जिसका चैनल नहीं चल रहा है वो लड़कियों के साथ ठुमके लगा के वीडियो बना रहा है, फेक प्रैंक वीडियो बना रहा है। लोगों को बड़ा मजा आ रहा है, यार क्या गजब वीडियो बना है राजा, मजा आ गया भाई साहब, मजा आ गया। ये चल रहा है और हमारी कौम को ये लग रहा है कि रजाग्राफी तो भड़का रहा है। नहीं भाई, भड़का नहीं रहा, बहुत बढ़िया हो रहा है आपके साथ, ऐसे ही होना चाहिए। पीलीभीत के इस मामले में अभी तक किसी गिरफ्तारी का अपडेट नहीं है, ना कोई गिरफ्तार होगा, क्योंकि जब मुसलमानों को समझाने की कोशिश करो तो मुसलमानों को लगता है कि यार रजाग्राफी तो भड़का रहा है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन ने, बेचारे ने खुद अपडेट दिया है, पीलीभीत की पुलिस ने
कि प्रकरण में एक पक्ष से प्राप्त तहरीर के आधार पर दिनांक 3/9/24 को अंतर्गत द्वारा 74/351(3) BANS में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। दूसरे पक्ष द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत करने के निर्देश प्रभारी निरीक्षक। भाई अगर इतनी प्योर हिंदी आपको आती तो आप खुद पढ़ लेते। कहने का मतलब ये है कि पुलिस ने कहा है कि FIR दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं और कार्रवाई की जाएगी, लेकिन मुसलमान समुदाय खाली इतना ही चीज़ पढ़कर खुश हो जाते हैं, फिर इसके बाद भूल जाते हैं कि उनकी गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई। इस वजह से ये जो दंगाई भीड़ है और मुसलमानों पर हमला करने वाली भीड़ है बेखौफ हो चुकी है। ये कोई भड़काने वाली बात तो नहीं है यार, है? तो कभी यार फिर यूं कहते हैं बड़ा भाई तो भड़काते हैं, बहुत गजब बेइज्जती है। उधर मुजफ्फरनगर के नई मंडी के इलाके में, अलमासपुर के इलाके में एक दलित परिवार को केस वापस न लेने की वजह से दूसरी पार्टी ने सरेआम पीटा और तस्वीर यहाँ पर मौजूद है। दलित महिला को पीट पीट कर नंगा कर दिया। वीडियो को हमने सेंसर किया है, हमने वीडियो को ब्लर किया है ताकि और महिला की बेइज्जती न हो और इनके परिवार वाले ज़्यादा परेशान और ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने तो इनका वीडियो ट्विटर पर ऐसे ही डाल दिया है, तो हमने थोड़ा सा सेंसर किया है। अब बता दूं कि इसके बाद जब मामला हाईलाइट हुआ तो पुलिस प्रशासन ने गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। सुनिए। दो पक्षों के बीच में पुरानी मुकदमेबाजी और रंजिश को लेकर के झगड़ा हुआ, जिसमें दोनों पक्षों के लोगों को चोट आई है। इस केस में दोनों तरफ के एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है और इसमें मुकदमा पंजीकृत, आगे की अग्रिम कार्रवाई। पूरे भारत में मुसलमानों पर, अल्पसंख्यकों पर, अल्पसंख्यक का मतलब हमारे दलित समुदाय भी उसमें आते हैं भाई, और हमारे मुसलमान भाइयों को लगता है रजा भाई तो सिर्फ मुसलमानों को भड़काते हैं। दलित समुदाय की भी बात करता हूँ मैं, हिंदू भाइयों की भी बात करता हूँ। अगर कोई मुस्लिम मौलवी बलात्कारी होता है मैं उसके खिलाफ भी रिपोर्ट देता हूँ, लेकिन हमारी कौम को पता नहीं क्या हो गया है। बहरहाल आपको बताना चाहूँगा कि अब ये ईसाइयों की भी बात करता हूँ और मैंने दिखाया भी है कि ईसाई लोग अपने घर में बैठकर कुछ प्रोग्राम कर रहे होते हैं, 4 लोग इकट्ठे हो गया खाना भी खा रहे होते हैं, तो बहुसंख्यक समुदाय का दल वहाँ पहुँच जाता है और घर में घुस जाता है कि यार तुम क्या कर रहे हो, धर्मांतरण कर रहे हो। मतलब किसी का इतना धर्म कमज़ोर कैसे हो सकता है, किसी की आस्था इतनी कमज़ोर कैसे हो सकती है कि 4 लोग अगर बैठे हो तो उसको लगता है कि अरे यार ये तो हमारे अपने लोगों का धर्मांतरण कर रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है। अब एक और वीडियो X पर वायरल हो रही है जिसमें आतंकवादियों का एक संगठन घुसता है एक घर के अंदर, और घर के अंदर घुसना गैर कानूनी है, FIR हो सकती है, लेकिन मुसलमानों को ये कौन समझाए, और जो समझाता है उस पर इल्ज़ाम लग जाता है यार ये तो भड़काता है। समझिए मामला ये है कि मुसलमान परिवार वाले पति पत्नी बच्चों को इस्लामी सिपारा पढ़ने की, कुरान पढ़ने की, उर्दू पढ़ने की तालीम दे रहे थे, ट्यूशन दे रहे थे घर में, साइड से थोड़ा बहुत अर्निंग हो जाती थी। तो हिंदू समुदाय घर में ही भड़ गया और संगठन के लोगों ने बजरंग दल की धमकी दी कि ये यहाँ नहीं होगा, और पूरी तरह से बदतमीजी करी, धमकाया जैसे कि ये देश उनके बाप का है। हालांकि उनका बाप माफी वीर था, हालांकि उनका बाप अंग्रेजों का गुलाम था। आज उनके मन पसंदीदा सरकार आ गई है तो नेतागिरी में उतर आए हैं, बदमाशी कर रहे हैं। देखिए इसके परमिशन से चालू किया है हम लोग घर में ही ट्यूशन कर रहे हैं। बंद करो, बजरंग दल वाले भी आएंगे, लफड़ा होगा। आपको सूचित करने को आया है, बोले इधर ये सब मत करो, मदरसा विदरसा। यहाँ पे आप लोगों का जो चालू है गलत चले, किसके परमिशन से चालू है ये? नहीं घर में ये कैसे क्या घर में चालू है? नहीं कराऊंगा। हाँ आप लोग मना, आप लोग क्लास के नाम पे ये कैसे क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये पढ़ाई है, ये पढ़ाई है। यहाँ पे आए हो, कमाने के लिए आए हो तो कमाओ, खाओ, जाओ। बंद कर दो तुरंत। चलो बच्चे लोग तो आज के बाद में ये सब यहाँ पे नहीं मांगता है। अगर ये सब कुछ हुआ उसके बाद में फिर बोलना मत कुछ। अगर अलग ये सब चीजें करने के लिए आप लोग आए क्या? मस्जिद में जाके उन लोग नमाज पढ़ेंगे ना, तुम इधर के लिए पढ़ा रहे हो? मस्जिद है ना उधर, इधर एरिया में नहीं बोला, हम लोग का ये होता है।
जो आप लोगों का ये चालू है, ये अभी ये सब बोल लो, पढ़ाई के नाम पे, क्लासेस के नाम पे जो चालू है, ये कहाँ पे क्लासेस है? किधर किताब है किसी के पास? किधर रख दिया? दिखाओ जरा किताब मेरे को, किताब दिखाओ। क्लासेस के नाम पे जो चालू है, धर्म का अलग पार्ट। अब यहाँ पर इस परिवार को तुरंत 100 नंबर पर फोन करना चाहिए था, तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी कि हमारे घर के अंदर ये घुसे कैसे। लोकल किसी मुस्लिम एडवोकेट को तुरंत सामने आना चाहिए था और इस पूरे प्रकरण पर न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाना था। अगर पुलिस एफआईआर न करती तो एडवोकेट इस मामले को लेकर सीधा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाते और उसके बाद ऐसी चीज़ों पर भी लगाम लगती। क्योंकि जब कोई हिंदू संगठन का व्यक्ति फुदक ज़्यादा रहा होता है और सीधा उस पर लंबी कार्रवाई हो जाए, ऐसा नहीं है कि न्याय नहीं मिला। कई मामले में उम्र कैद भी बहुसंख्यक समुदाय के इन दंगाइयों को हुई है। सत्य में विजयते, सत्य की जीत होती है, भले ही थोड़े से देर से हो। समझ रहे हैं आप? ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, ये भी आप जानते हैं। मेरे दोस्तों, जब कार्रवाई हम करने के लिए खड़े होंगे, हमारा एडवोकेट, मुस्लिम एडवोकेट जब आगे आएगा, मुस्लिम छोड़िए, कोई भी इंसानियत पसंद व्यक्ति ऐसे लोगों को परेशान करने वालों के खिलाफ आगे आएगा और एफआईआर करवाएगा और प्रॉपर तरीके से कार्रवाई करेगा, तो ये घटनाएं ऑटोमेटिकली कम होंगी। अब देखिए, यही चीज़ मैंने कानून के अंतर्गत समझाई है, तब भी हमारे लोगों को लगेगा अरे रजा भाई तो यार भड़काता है, ये तो भड़काता है। वहीं ये जो मोदी सरकार है, ये जो अमित शाह हैं, ये जो बोलते हैं वो झूठी होता है। अमित शाह जी ने क्या कहा था? रात को 12 बजे आज 16-17 साल की लड़की सोना लाद के स्कूटी पे निकल सकती है। अरे भैया सुन लीजिए, रात को 12 बजे 16-17 साल की लड़की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 16 साल की लड़की छोड़ो, एक शादीशुदा महिला अपने बीमार पति को एम्बुलेंस में लेकर अस्पताल जा रही थी। साथ में उसका भाई भी, औरत का भाई भी था और औरत का पति बेहोश, मास्क लगा हुआ था। औरत का भाई भी साथ में था। एम्बुलेंस चालक और एम्बुलेंस के चालक के सहयोगी ने रास्ते में महिला के साथ बलात्कार करने की कोशिश की, लगभग बदतमीजी पूरी करी। जहां उसको जो करना था उसने वो किया, और जब बलात्कार करने की कोशिश होने लगी तो महिला ने विरोध तगड़ा लेवल पर किया, तो उसने उसके पति के मुंह से मास्क हटा दिया ड्राइवर ने, और एम्बुलेंस चालक ने उस बीमार व्यक्ति को, उस महिला को बीच रोड पर उतार दिया। जिसके बाद हुआ क्या? इलाज न मिलने की वजह से उस बेचारी पत्नी के पति का देहांत हो गया, मर गया उसका मियां, क्योंकि उसने अपनी इज्जत का सौदा नहीं किया। तो यूपी में ये है कि महिलाओं को अपना बलात्कार करवाना होगा अगर पति का इलाज करवाना है। अगर यूपी में ड्राइवर एम्बुलेंस के ये कर रहे हैं तो डॉक्टर क्या कर रहे होंगे? वहां के मर्दों का तो भाई क्या ही कहना है? और महिला सुरक्षा के नाम पर तो यूपी नंबर 1 है। ये सुना है आपने? ये सुना। आज कोई भी त्योहार हो, छठ का हो, दीपावली का हो, 16 साल की बच्ची गहने लादकर स्कूटी पर रात को 12 बजे भी यूपी की सड़कों पर निकल सकती है, कोई डर का। ये परिवर्तन केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। मोदी जी, सुना आपने? ये याद रखिएगा। अब देखिए प्रूफ। सामने महिला से रेप की कोशिश की गई है। लखनऊ से भाई के साथ पति को लेकर निकली थी महिला। एम्बुलेंस चालक उसके साथी ने रास्ते में अश्लील हरकतें की। बस्ती के छावनी पहुंचने पर महिला से दुष्कर्म की कोशिश की गई। विरोध करने पर ऑक्सीजन मास्क निकालकर पति को उतारा। साथ ही आपको बता दें कि 150 किलोमीटर तक रास्ते में चिल्लाकर मदद की गुहार लगाती रही महिला। बासी के रहने वाली महिला पति को लेकर गांव लौट रही थी। महिला के साथ लूटकर फरार हो गए दोनों एम्बुलेंस चालक। साथ ही आपको बता दें बस्ती पुलिस ने केस नहीं लिखा, कहा कि लखनऊ में दर्ज कराओ। बीमार पति को गोरखपुर रेफर किया गया, रास्ते में ही मौत हो गई। लखनऊ के खैर, इस मामले में आप पुलिस को भी सुन लीजिए। ग्राम गुनाहताल
पोस्ट सिहनिया, थाना क्षेत्र बासी, जनपद सिद्धार्थनगर के पीड़िता के द्वारा थाना गाजीपुर पर एक तहरीर दी गई, जिसमें बताया गया कि इनके पति का इलाज इंपीरिया न्यूरो हॉस्पिटल गाजीपुर थाना क्षेत्र में चल रहा था। कुछ कारणों से ये अपने पति को अपने घर ले जाना चाहती थी। इस दौरान एम्बुलेंस करके घर ले जाते वक्त रास्ते में एम्बुलेंस के चालक और उसके साथी के द्वारा इनके साथ छेड़छाड़ की घटना की गई। इसके अलावा इनके जो बीमार पति हैं उनको जो ऑक्सीजन सपोर्ट लगी थी उसको निकाल करके बाहर फेंक दिया गया, साथ ही इनके पति को भी बाहर भेज दिया गया। इस घटनाक्रम में उनके द्वारा डायल 112 पर फ़ोन किया गया, तो जनपद बस्ती की डायल 112 की फोर्स भी आकर के पूछताछ करते हुए पति के इलाज के लिए इनको गोरखपुर ले जाने के लिए कहा गया, जहां गोरखपुर ले जाने पर इनको इस बात की जानकारी हुई कि इनके पति की मृत्यु हो चुकी है। इस सूचना के अलावा इनको द्वारा यह बताया गया कि एम्बुलेंस चालक के द्वारा उसमें इनके पास जो पैसे रुपए रखे थे, कुछ गहने थे, उसको भी ले लिया गया है। इस सूचना पर थाना गाजीपुर पर सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीकृत किया गया है और इसके साथ ही साक्ष्य संकलन की कार्रवाई प्रचलित है। गुरुदेश के आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई है। कहने का मतलब अब ये है कि बीजेपी के दिग्गज नेता जो स्पीकर में खड़े होकर चीखते हैं वो सरासर झूठ होता है। उनको लगता है कि झूठ को बार बार बोलने से और चीख कर बोलने से झूठ सच हो जाता है, जबकि एनसीआरबी और तमाम रिपोर्ट्स के अनुसार साबित हो गया है और अखिलेश यादव ने उसको रिपीट भी किया है कि आज महिलाओं के उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। अब जो बंदा सही बात कह रहा हो वो आज के सीएम को कैसे हजम होगी? तो अब महिला पर, महिला सम्मान पर, सेफ्टी पर, हेल्थ पर, नौकरी पर, रोजगार पर, शिक्षा पर, हॉस्पिटल्स पर, सड़कों पर, इन सब चीजों पर योगी आदित्यनाथ जी नहीं बोल पा रहे हैं। हाँ, वो अखिलेश यादव पर कटाक्ष कर रहे हैं कि टीपू चला सुल्तान बनने। भाई इनकी सरकार चलती नहीं है, बिना विपक्ष को उल्टा सीधा बोले, बिना कांग्रेस को गरियाए और बिना अखिलेश यादव का नाम लिए। 2017 के पहले जो लोग प्रदेश में लूट खसोट मचाए थे, आज जब उनके सपनों पर पानी फिर चुका है तो अब टीपू भी चले सुल्तान बनने। सपना देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं। आपने देखा होगा ना, आज से 8-10 वर्ष पहले एक धारावाहिक आया था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। सपना देखना, वैसे भी इन लोगों को सपने ही दिखाई देते हैं। सपने देखने की इन लोगों की आदत रही है, क्योंकि तब जब जनता ने इन्हें अवसर दिया था तब उन्होंने प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में कोई गुरेज नहीं की थी। पहचान का संकट खड़ा किया था, पहचान का संकट खड़ा किया था प्रदेश के सामने युवाओं। उधर भाई साहब अखिलेश यादव भी फुल फॉर्म में चल रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने कहा है कि 2027 में समाजवादी सरकार बनने के बाद जितने बिल्डोजर हैं सबको गोरखपुर भेज दिया जाएगा। आमीन। सच बोलने की हिम्मत किसी की नहीं होती। कोई इंसान सच बोल देता है तो लोगों को लगता है कि ये भड़का रहा है। आजकल मुसलमानों को ज्यादातर यही लगता है कि अगर कोई सच मुसलमान बोल रहा है खुल के तो अरे रे रे मत बोल, मैं पागल है क्या, तुम मत बोला कर, हट। नहीं, अरे वो तुम्हें मार दे रहे हैं और तुम बोल भी नहीं रहे। अच्छा, तुम तो दूसरे बोल भी नहीं रहे और दूसरा भी ना बोले। तुम अगर हुजूर के ज़माने में होते तो खुदा की कसम हुजूर के साथ ही हुजूर के खिलाफ खड़े होते। हजरात, ऐसे ही सच बोलने वाले तौकीर रज़ा हैं, मौलाना तौकीर रज़ा। बेचारे कंट्रोवर्सी में रहते ही इसलिए हैं क्योंकि वो सच बोल देते हैं और साफ बोलते हैं। अब मौलाना तौकीर रज़ा ने भी साफ तौर से कहा है कि आरएसएस और बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद आतंकी संगठन है। इसमें आपको कोई शक है तो नीचे कमेंट कीजिए, वरना आज के मुसलमान तो ऐसे हैं कि मौलाना तौकीर रज़ा पर ही एफआईआर कर देना। ऐसे कैसे बोल दिया यार, नहीं नहीं नहीं, वो ऐसे थोड़ी ना है। अरे मेरे भाई, ये जो दल हैं ये हिंदुत्व के नाम पर भले ही दल हैं, लेकिन हिंदुत्व ये नहीं है। मैं खुद हिंदू स्कूल में पढ़ा हूं। दिन की शुरुआत गायत्री मंत्र प्रेयर के जरिए हुआ करती थी। वरुण राहुल के बीच बैठा करता मैं, मेरे वो बेस्ट फ्रेंड। मेरे तमाम टीचर हिंदू,
और उन्होंने ही इतना ज्ञान दिया कि आज उनकी वजह से मैं बोल रहा हूं। कई टीचरों का देहांत हो गया और कई टीचर मुझे देखते हैं। दिवाली ईद पर मेरी उनसे मुलाकात भी होती है और अक्सर मैं उस अपने स्कूल में भी जाता हूं। अब आप सोच नहीं सकते कि आप खुद इतने हिंदुओं को नहीं जानते होंगे जितने हिंदुओं को करीब से मैं जानता हूं। समझ रहे हो? तो सेकुलर में हूं, बिल्कुल हूं, लेकिन अगर मेरे हिंदू भाई पर हमला होगा या अगर मेरे मुसलमान भाई पर हमला होगा, ईसाइयों पर हमला होगा, तो भाई मैं उस संगठन, उस दल के खिलाफ बोलूंगा जो हमारे भारतवासी पर हमला कर रहे हैं। उसके बाद आप मुझे भड़काने वाला कहिए, खुल्लम खुल्ला बोलने वाला, वो तो आपके अंदर दम नहीं है कि सच सुन नहीं पा रहे। और कहते क्या हो आप? आस्था क्या है आपकी, ईमान क्या है आपका? दोनों बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मुसलमान कहता है कि हम हुजूर के ज़माने में होते तो खुदा की कसम हम हुजूर के साथ होते और शहीद होते। टन कद्दू होते शहीद तुम, अगर तुम्हारा ये कैरेक्टर है कि सच बोलने वाले को कह रहे हो भड़का रहा है। दूसरी तरफ हमारे जो हिंदू समुदाय हैं सिर्फ इनकी बात करते हैं। एग्जाम्पल मेरे पास इससे बेहतर नहीं है। अगर ये कहते हैं कि हम 1947 में अगर होते तो देश की आज़ादी में हम शहीद होते, जान देते, तो उनके लिए भी टन कद्दू होते। जब आप अपने भारतवासियों पर हो रहे हमले को सह रहे हो और जो इन सब के खिलाफ कोई भी पत्रकार बोल रहा है आप उसको ही चुप करने में लगे हो, तो आप हक ना झेल सकते हो ना सच बोल सकते हो। माजरत, यही सच है। आज जितने भी सीनियर अधिकारी हैं, चाहे वो जज हो, SHO हो, SSP हो, जेल के अधिकारी हो, सब के सब अपनी सरकारी नौकरी छोड़ के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। हरियाणा जेल के सीनियर अधीक्षक समझ रहे हैं, नाम है इनका सुनील सागवान, सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। चरखी दादरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। सुनील सागवान सुनारिया जेल के 5 साल से अधीक्षक रह चुके हैं। इनके कार्यकाल में बाबा राम रहीम को 6 बार पैरोल मिली थी। भाई इस बात पे तो खड़े होकर तालियां। सेबी जो है फर्जीवाड़े वाली कंपनी सरकारी, उसकी जो अध्यक्ष है माधवी, उनके खिलाफ 500 कर्मचारियों ने सेबी के चिट्ठी लिखकर शिकायत दर्ज करी है कि मीटिंग के दौरान ये गाली गलौज की जाती है। माधवी के जो लोग हैं, इस महिला के जो लोग हैं, वो कर्मचारियों से माँ बहन की गालियां बकते हैं। तो जो भी संगठन बीजेपी के साथ, जो भी दफ्तर बीजेपी के साथ जुड़ जाता है, ऐसे ही होता है। हजरात मोहतरम, 9 साल पहले एक मुस्लिम लड़की ने अपने माँ बाप की इज्जत पर थूक कर प्यार के नशे में अपने घर को छोड़ दिया। एक हिंदू व्यक्ति अंकुर से ब्याह कर लिया। लड़की बड़ी खूबसूरत, प्यारी और पढ़ी लिखी थी। 9 साल शादी को हो चुका था, लेकिन इतने लंबे समय के बाद भी मतलब अंकुर चौहान आज भी भरोसा नहीं करता था। मुरादाबाद में 2 दिन पहले अपनी पत्नी साहिबा का गला घोटकर हत्या करने वाले पति अंकुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साहिबा ने 9 साल पहले अपना घर धर्म त्याग अंकुर चौहान के साथ अपना नाम साक्षी चौहान रखकर घर बसा लिया था। अब 7 साल की बेटी दुआ चौहान भी है। 2 दिन पहले अंकुर ने अपनी पत्नी साहिबा उर्फ साक्षी चौहान की हत्या कर दी थी। पुलिस ने हत्या के मामले में अंकुर को जेल भेज दिया है। बता देना चाहेंगे कि अंकुर बेरोजगार था। साहिबा उर्फ साक्षी प्राइवेट जॉब करके घर चलाती थी, लेकिन साहिबा के ऊपर अंकुर को शक था और शक की बीमारी ने अंकुर को दरिंदा बना दिया। जिस लड़की ने उसके लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, किराए के घर में गरीब जिंदगी कबूल की, अंकुर ने आखिर उस साहिबा को शक के नाम पर कत्ल कर दिया। हो सकता है बजरंग दल हिंदू संगठन अंकुर को जेल से छुड़ाकर मोटा मोटा इनाम भी दे और बीजेपी का टिकट भी दे, लेकिन ऐसा मुझे नहीं बोलना चाहिए। और मैं यही कहूँगा मुसलमान लड़कियों से कि बहुत बढ़िया, आप मुस्लिम कौम को छोड़िए, थूकिए हम पर और आप हिंदुओं से शादी कीजिए। बहुत खूबसूरत और मस्त जिंदगी है। क्योंकि अगर अब तक मैं आपको समझाता आ रहा था
कि ऐसा नहीं करना चाहिए, मुसलमान लड़कियों को अपनी कौम में रहना चाहिए, मुसलमान लड़कियों को अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, हिंदुओं को अपने कास्ट में देखना चाहिए, अपने धर्म में देखना चाहिए, मुसलमानों को अपने यहाँ रहना चाहिए, माहौल बड़ा ख़राब है, ये बातें करता था तो हिंदू मुसलमान सबको लगता था रज़ाकाराफी भड़का रहा है। तो अब मैं क्या कहूँ, अब मैं कहूँगा बहुत बढ़िया मुसलमान महिलाओं, लड़कियों, बहुत बढ़िया, शाबाश, अपने बूढ़े माँ बाप को मरने से पहले मार दो, हिंदुओं से शादी करो और मस्त जिंदगी गुजारो, बहुत बढ़िया। उधर यूपी के बिजनौर में एक महिला के पति का कत्ल हो गया। ध्यान से सुनिएगा, एकदम सनसनीखेज है। एक नासिर भैया है, नासिर भैया की पत्नी भी है खूबसूरत सी, तो नासिर का कत्ल हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता चलता है कि नासिर को कत्ल करने वाला उसकी पत्नी का पूर्व बॉयफ्रेंड है। शादी से पहले का जो पाप था, नासिर की पत्नी जो थी वो पहले शादी से किसी और के साथ संबंध में थी और उस पूर्व बॉयफ्रेंड का नाम आदिल था। तो शादी के बाद भी अपने पूर्व बॉयफ्रेंड के साथ वो बातचीत करती थी और उसने अपने पूर्व बॉयफ्रेंड को, आदिल को, बताया था कि यार मेरा पति तो मुझे बहुत मारता है। और जो आदिल था वो उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन पता नहीं शादी क्यों नहीं हो पाई, शादी नासिर से की गई थी। अब पूर्व बॉयफ्रेंड को पता चला कि मेरी गर्लफ्रेंड को उसका पति नासिर मारता है, तो आदिल ने अपना एक दोस्त पकड़ा, नाजिम को बोला, चल नाजिम, तेरे भाई की बंदी को परेशान करे है, ससुर को हम बताएंगे। तो नाजिम और आदिल ने अपनी गर्लफ्रेंड के पति को फोन करके, यानी नासिर को फोन करके बुलाया, अपने साथ सुमड़ी में ले गए और वहां ले जाकर अपनी गर्लफ्रेंड के पति नासिर को कत्ल कर दिया। किसने? आदिल ने। अब इसके बाद जब गिरफ्तारी हुई तो आदिल ने ये पूरी कहानी खोल दी जो मैंने आपको बता दी। आदिल को गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया। और आदिल कौन था? उस लड़की का बॉयफ्रेंड। तो नासिर मर गया, आदिल यानी कातिल गिरफ्तार हो गया। अब आदिल ने अपने जिस दोस्त के साथ मिलकर ये कत्ल किया था नाजिम के साथ, तो नाजिम और उसकी गर्लफ्रेंड, किसकी? नाजिम के दोस्त की गर्लफ्रेंड और मारे जाने वाले की पत्नी, यानी पत्नी और नाजिम फरार। यानी बॉयफ्रेंड ने पति का कत्ल किया और पत्नी को तीसरा बंदा लेकर फरार हो गया नाजिम कितना हामी निकला। हंसने की बात एक तरफ, लेकिन ये भी चल रहा है भाई, महिला हो या पुरुष हो, पुराना रिकॉर्ड पीछा नहीं छोड़ता है और ऐसा भी अंजाम होता है। खासकर लड़कियों से यही कहूंगा कि बहन जिससे प्यार किया उससे ही ब्याह कर लो यार, मरो। और लड़कों से कहूंगा औकात और हिम्मत नहीं है ब्याह करने की तो किसी की लड़की का बॉयफ्रेंड मत बनो यार, क्यों जिंदगी खराब करते हो किसी की। तो मजाक मजाक में आपको बड़ी बात बता दी है। इस रिपोर्ट को खूब शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। ये है नेशनल प्राइम टाइम और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। हमारा जो दूसरा चैनल है रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड, आप स्क्रीन पर देखिए। लगातार इस चैनल से ज़्यादा मैं वहाँ अपडेट दे रहा हूँ क्योंकि इस चैनल पर कई मसले आ रहे हैं, लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे दूसरे चैनल पर भी विजिट कीजिए, रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड पर जाइए और देखिए। जय हिंद।